माझ्याबरोबर आहेत अतुल देऊळगावकर, जे पर्यावरण विषयावर महाराष्ट्रात खूप लिहित आहेत, जनजागृती करत आहेत. ते ॲक्टिव्ह आहेत आणि स्वतः ॲक्टिव्हिजमही करत आहेत. लोकांना त्यांच्या भाषेत त्यांचे प्रश्न मांडणं हे सोपं नसतं आणि क्लायमेट चेंज वगैरे हे विषय काही लोकांना अवघड म्हणून ते सोडून दिले जातात. परंतु तुम्ही सातत्यानं त्याचा पाठपुरावा करतात. तर या विषयावरती लिहिणारे पत्रकार, त्यांचं नेटवर्किंग, लोकांपर्यंत जाणं आणि त्यांना विषयाचं गांभीर्य लक्षात आणून देणं, या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि तुम्ही ते छान करता. हे नेटवर्किंग आपल्याला पुढं कसं नेता येईल? असं झालं आहे राजू सध्या की पर्यावरण पत्रकारिता करा असं कोणाला सांगायला लागत नाही आहे आणि तो इतक्या आपल्या जगण्याचा भाग झाला आहे की पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणाचा नाही आहे, तो अर्थकारणाचा प्रश्न आहे, तो राजकारणाचा प्रश्न आहे, हवामान बदलामुळे तो स्थलांतराचा प्रश्न आहे, तो लिंगभेदाचा प्रश्न आहे, तो गरिबीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कुठलाही आपण प्रश्न घेतला तो पर्यावरणाशी निगडीतच आहे. आपल्याला फक्त ते उलगडून दाखवायचं आहे आणि हे उलगडून दाखवताना नेटवर्क यासाठी पाहिजे की राजधानीत असा तुम्ही तर तुम्हाला कानाकोपऱ्यात काय चाललंय, ग्रासरूटला काय चाललंय हे माहिती करून घ्यायचंय. म्हणजे बीडमध्ये काय चाललंय हे दिल्लीतल्या माणसाला कळलं पाहिजे, गडचिरोलीत काय चाललंय हे लखनौमधल्या माणसाला माहिती पाहिजे. यासाठी कुठं काय चाललंय आणि आम्हाला कशी माहिती घ्यायला पाहिजे म्हणजे आपल्याला ग्रासरूटून माहिती मिळेल. त्याशिवाय आपल्याला तज्ज्ञांशी बोलणं आवश्यक आहे, कारण या विषयामध्ये नवनवीन संशोधन होत आहेत, नवनवीन गोष्टी येत आहेत, नवनवीन पैलू समजत आहेत. म्हणजे आता समजा उष्णतेची लाट आहे तर ती IMDच्या अधिकाऱ्यांकडनं समजून घ्यायचं असेल तर म्हणजे एकंदरीत लिहिण्यासाठी आपला जो ज्ञानसाठा आहे तो वाढवण्यासाठी आपल्याला नेटवर्किंग आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर एकमेकांना सपोर्ट करणं सुद्धा आवश्यक आहे. कारण झालंय असं की पत्रकारितेमध्ये सध्या मेनस्ट्रीम मीडियामधनं विज्ञान आणि पर्यावरण पत्रकारिता गायब होत चाललेली आहे, त्याची गरज नाही आहे. त्यामुळे फ्रीलान्सर्सना काम करण्यासाठी कुठं काय संधी आहेत, कुठं फेलोशिप आहे का, कुठं त्यांना आणखीन चांगलं मानधन मिळू शकेल का. आणि या पुढे जाऊन आता मला वाटतं पुढच्या टप्प्यामध्ये पर्यावरण पत्रकारांनी कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट्स करून लिहिलं पाहिजे, पुस्तकं लिहिली पाहिजेत, व्हिडिओ केले पाहिजेत आणि त्याला चांगली मागणी येईल. आणि कदाचित पुढच्या काळामध्ये शिक्षणामध्ये आपल्याला पर्यावरण कसं जोडता येईल, लहान मुलांना काय छान पद्धतीने कसं समजून सांगता येईल. कारण लहान मुलं जर जास्त जागरूक झाले तर ते त्यांच्या पालकांना बदलू शकतात. या सगळ्याचा विचार करण्यासाठी आपल्याला एकत्र येणं आवश्यक आहे. माझ्याबरोबर आहेत सुधीर मिश्रा, जे नवभारत टाइम्सचे संपादक आहेत आणि या विषयावरती आम्ही खूप जवळून काम केलं आहे CSE मध्ये. तर ते स्वतः खूप जागरूक असतात, पत्रकार घडवतात, आपल्या पत्रकारांना घेऊन या अशा कॉन्फ्रेंसला येतात. मुझे आपसे सुधीर जी एक ही क्वेश्चन पूछने कि हम नेटवर्किंग कैसा करें? ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लोगों को इसके बारे में जानना नहीं है, लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं. तो न्यूज़पेपर कितना स्पेस दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नए जो राइटर है वो कैसे इस बारे में लिखेंगे, उनका हम कैसा एक ऑल इंडिया नेटवर्किंग कैसा बना सकते हैं? देखिए, पर्यावरण की फील्ड में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है क्लाइमेट चेंज, जो जिसके बारे में हम लोग 20 साल पहले तक बातें करते थे कि ये होगा, 2050 में होगा, 2060 में होगा, वो अभी से विजिबल है. और एक्सट्रीम हीट कंडीशंस सारी दुनिया में हो रही है. चाहे अगर आप अपने देश की बात करें तो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आएगा, आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा. पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोग गर्मी से ड्यूटी के दौरान मर गए. लोगों के एयर कंडीशनर खरीदने का बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है कि अब ज़्यादा के बिना उसके काम नहीं चल रहा. तो अगर जो प्रॉब्लम गोवा की है या जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र की है, लोकल प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम लखनऊ में भी है, वही प्रॉब्लम कश्मीर में भी है. थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकता है. अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं, अगर हम कनेक्ट रहते हैं आपस में, पत्रकार खासतौर से जर्नलिस्ट कनेक्ट रहते हैं, तो एक दूसरे की जो अनुभव है उसको हम शेयर कर सकते हैं और उससे हमें नई बातें पता चल सकती हैं. कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो बदलाव हो रहे हैं उनको कैसे अडॉप्ट करना चाहिए. अगर किसी ने कुछ अच्छा किया, कहीं नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे बेंगलोर में मड हाउस बनाए जा रहे हैं या गोवा में कोई नई चीज़ हुई है, तो हम एक दूसरे से जानते हैं और अपने उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इस तरह अगर हम एक नेटवर्क बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए. सुपर्णा जी, तुम लास्ट 30-35 ईयर्स से CSE में ये जो जर्नलिस्टों का नेटवर्किंग चला रहे हो, इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इन साउथ एशिया में भी. Yes. And people are coming here and they discuss, they go with ideas, they write about it. बहुत कुछ हो रहा है. This has become a movement. Yes. So ये आगे कैसे हम ले जा सकते हैं? राइट.
सो टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, हमें ये भी देखना है कि किस तरह से ये शुरुआत हुई थी। तो हमारा एक लेगेसी है, अनिल अग्रवाल उन्होंने छोटे स्केल पे ही किया था, जिसमें उनका ये विजन था कि भाई हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी आवाज़ बहुत मजबूत होती है, तो इसे साथ लाना चाहिए। और जो सीएससी जिस इश्यूज़ पे काम करती है उस पे इनका जो वॉइस है ये ऐड होना चाहिए। और क्योंकि सीएससी के पास उस तरह के रीच के लिए वैसे रिसोर्सेज तो हैं नहीं कि हम सारे जगह सबके पास अपने बात कह सके, तो ये जो मीडिया कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट की कम्युनिटी है, ये नेटवर्क उस काम को करेगी हमारी बात को आगे ले जाने के लिए। तो अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we now have a fairly strong network of people, as you were saying, people who are writing on environment development and multiple other issues, because we cannot actually limit it to just people who are off the environmental beat, so to speak. So we have opened it up to anybody who is interested in writing about environment. और इसी चीज़ को आगे इस तरह से बढ़ाना है कि नई जो पीढ़ी आ रही है जर्नलिस्ट की, जो नए लोग इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस और ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारा जो हमारा नेटवर्क जो ऑफर करता है, ये उनको भी मिलता रहे। और एक मुझे बात बनी थी, यहाँ हाँ। शिलोंग से लोग आए थे, मेघालय से आए थे, टू कर्नाटका, टू आसाम, टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सॉलिड नेटवर्किंग भी बन गया है। तो इसका मूवमेंट बना सकते हैं कि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा पेपर पब्लिश नहीं कर रहा है, हमारा रिस्ट्रेंट्स है, ओनर प्रॉब्लम है, तो क्या आगे कैसे इलाज है सर? See, that is the thing. Individual, मीडिया हाउसेस, मीडिया ग्रुप्स के अपने लिमिटेशंस होते हैं, वो तो रहेंगे ही, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन इसी within this limitations, within these boundaries, we have to work together. जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड करें या जितने भी तरह के असिस्टेंस इन जर्नलिस्ट को प्रोवाइड करें, वो हम करना चाहते हैं और करते रहते हैं। इसी तरह से हम इसको आगे लेते जाएंगे। और एज आई वाज सेइंग दैट न्यू जनरेशंस कैन कीप ऑन जॉइनिंग, ओल्डर पीपल आर आल्सो देयर हु कैन गाइड देम, मेंटोर देम। साथ है रिचर्ड महापात्रा, जो डाउन टू अर्थ के मैनेजिंग एडिटर है। इतने सालों से हम रिचर्ड से मिलते हैं, ये वर्कशॉप के बाहर उसको कांटेक्ट करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन, एंड बहुत कुछ हो रहा है। बाकी न्यूज़पेपर या मीडिया में जो न्यूज़ नहीं आ रही है, इन डेप्थ स्टोरीज नहीं आ रही है, वो डाउन टू अर्थ पब्लिश कर रही है। इट हैज़ बिकम ए रिसोर्स टू ऑल द जर्नलिस्ट हु आर वेरी सीरियस थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। सो ये जो मूवमेंट है, जर्नलिस्ट, डाउन टू अर्थ, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये आगे कैसे जाएगा और हम सब मिलके एक पूरे इंडिया में एक ताकत कैसे बढ़ाए? डाउन टू, जैसे आपने बताया कि इसका ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूटर्स है, जो जर्नलिस्ट काम करते हैं डाउन टू अर्थ के लिए, वो काफ़ी स्कैटर्ड अक्रॉस द नेशन हो, और ये एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, जो एक एक्चुअली एजेंसी जैसे भी हम आप बोल सकते हैं कि जर्नलिज्म का एक एजेंसी है ये, एकदम, जहाँ की एक जगह पे इतने सारे कंट्रीब्यूटर, इतने सारे जर्नलिस्ट जो इस प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं और उसी ज्योग्राफी से काम करते हैं। Correct. जो यूजुअली हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। Correct. और अक्रॉस द वर्ल्ड भी काम होता है, जैसे अफ्रीका से हुआ, साउथ एशिया से हुआ। Correct. तो ये ऑलरेडी एक नेटवर्क और एक रेपोजिटरी जैसे काम करता है डाउन टू अर्थ और सीएससी का ये प्लेटफॉर्म। यस, जिसपे से सारे जर्नलिस्ट कैन डिग इन थिंग्स, कैन लुक एट थिंग्स हैपनिंग, Correct. And can use these resources, even retell the story also. Correct. और जैसे हमारा पब्लिकेशंस जैसे होता है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट या स्टेट ऑफ अफ्रीकाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट या जो स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट या स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स, जो ओनली डेटा पे होता है। ये सारे ओपन सोर्स ये होता है, जो यहीं से प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ से लोग इसको आप पिक करके उसको दूसरे स्टोरी भी बना सकते हैं, जो एक बड़ा रिसोर्स के हिसाब से। रिचर्ड, वन क्रेडिट गोज टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज, आपने जर्नलिस्ट बनाए हैं जो एक दो स्टोरी बनाते थे, सीरियसली वो ज़्यादा स्टोरी बनाने लगे, इन डेप्थ जाने लगे, उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं। तो दिस हैज़ बिकम ए बिग थिंग इन इंडिया, एटलीस्ट साउथ इंडिया, बट साउथ इंडिया के बाहर भी आप जा रहे हैं अभी ना? हाँ बिल्कुल, एकदम, जैसे मैंने अभी बताया कि डाउन टू अर्थ अभी
इज ग्लोबल इन Exactly. नेचर, Yes. और आप बोल सकते हैं कि डाउन टू अर्थ जो वेबसाइट होता है वो एक डेली न्यूज़पेपर, ग्लोबल न्यूज़पेपर ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, Yes. और इट रिपोर्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर Exactly. एंड विद फोकस ऑन द अफ्रीका, Yes. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Yes. तो जैसे हम इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, गेटिंग स्टोरीज फ्रॉम फार्म, फॉरेस्ट, फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम अ ज्योग्राफी दैट sometimes we are Yes. not able to tell the stories from that area or not able to report. We actually focus on that. Yeah. So the same kind of reporting we are doing it from Africa, from South Asia. So it's a global. And besides that, all the global development जो होता है, environment and development. क्योंकि अब environment कोई local story नहीं रहा। It's जैसे climate change. It's a planetary story है। आप चाहे जहाँ भी हो उसको करते हो। तो हमारा रिपोर्टेज भी ऐसे एक्सपांड किया है। Yes. और जो बाकी जो हमारा डेटा सेंट्रिक जर्नलिज्म है या विजुअल जर्नलिज्म है, मल्टीमीडिया के हिसाब से करते हैं, वो भी इसी रिसोर्स को ही इस्तेमाल करते हैं और इट्स प्राइमरीली एक्चुअली इट्स एन एजेंसी, रिपोजिटरी फॉर ऑल जर्नलिस्ट who can pick up things from here Nice. and can remake stories, Good. tell in different story also. So we become the primary source of development. Very nice. मेरे साथ है IMD के एक्स DG आनंद शर्मा। डॉक्टर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज इन बॉम्बे, स्पेशली बॉम्बे में क्या हो रहा है कि हीट पहले से ही हीट है, पोल्यूशन है, हीट ऊपर नहीं जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट अभी डे क्लाइमेट और रात का क्लाइमेट ये सब अभी बढ़ता जा रहा है। बॉम्बे इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर बिकॉज क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा बॉम्बे को इफेक्ट होगा, ऐसा रिपोर्ट्स है अभी। तो आपका क्या अनुमान है इसकी? नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे मैं बताऊंगा, अभी मैं दिसंबर में आई वाज इन बॉम्बे, या तो मैंने वहाँ देखा इस बार तो हेज बहुत ज्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतना बढ़ चुका है। Exactly. और जो बिल्डिंग्स आ रही है 50 माले की और ये 60 माले की, इतनी ऊंची ऊंची Exactly. बिल्डिंग आ रही हैं। Exactly. और जैसा कि आपको मालूम है, जब ये जितना कंक्रीट बढ़ता जाएगा, Yes. और ये कंक्रीट बिल्डिंग में भी कंक्रीट है यस और पेवमेंट्स भी कंक्रीट है, Exactly. सड़क भी कंक्रीट है, Exactly. और वेजिटेशन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, पेड़ तो मुझे दिख नहीं रहे थे कहीं भी। Exactly. तो अब क्या हो गया कि आपका नेचुरल सरफेस है वो जो आउटस्कर्ट्स में होता था कि घास लगी हुई है, क्रॉप्स लगी हुई हैं, ट्रीज हैं, Exactly. वहां से एवोपोट्रांसपिरेशन होता है, कूलिंग होती है, ठंडा रहता है। Exactly. बट यहाँ पे तो सारी एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन को बिल्डिंग्स एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कंक्रीट और एस्फॉल्ट Yes. वो एब्जॉर्ब करके जब सन एक बार चला जाता है वो धीरे धीरे उसको रिलीज करता है। Yes. तो रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दिन में तो हीट थी ही थी यस और रात को भी वो हीट बनी पड़ी है, तो इसलिए मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी बहुत बढ़ गए हैं। यस अच्छा, उससे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि अब कुछ स्ट्रीट जो है आपकी, जहां पर आप देखेंगे स्ट्रीट बहुत नैरो है यस और बिल्डिंग जो है आपकी 50-50, 60-60 माले की है। तो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका जो विंड फ्लो है वो भी रुक जाएगा। Yes. तो विंड फ्लो रुक जाएगा तो उसमें क्या होगा, और पोल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं कितना है, Exactly. डस्ट भी है वहां पर, Exactly. और दूसरे पोल्यूटेंट गाड़ियों से, एसी से उनकी हीट भी निकल रही है, Yes. और स्मोक भी निकल रहा है, और Yes. लोग कचरा भी जलाते हैं, आपको मालूम ही है। Yes. वो सब जनरेटर के वहीं इकट्ठा हो जाएगा, तो वो पोल्यूशन प्रॉब्लम को भी बढ़ा देगा। तो एग्जैक्टली वो भी एक इशू है। यस और दूसरी नेचुरली उसके साथ यदि समुद्र पास है यस तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब हाई टेम्परेचर होगा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है तो आपका क्या होगा, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगी। यस अब क्या, दिन में डिस्कम्फर्ट तो ठीक है, पहले भी थी, यस अब क्या रात को भी बढ़ रही है। तो अब Exactly. इसमें क्या होता था, पहले क्या कि आदमी थोड़ा दिन, चलो रात को टेम्परेचर कम हो गए, Exactly. थोड़ा कहते हैं एसी भी नहीं है तो किस तरह नींद आ जाएगी, सो जाएगा। अभी क्या रहा है कि वो टेम्परेचर रात का भी बढ़ा हुआ है, तो वो रात को भी, अब मान लीजिए थोड़ी देर सो नहीं पाता है, Yes. तो अगले दिन काम कैसे करेगा, उसकी Yes. प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी। और खासकर वो वर्कर है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, यस उसको तो बहुत हैवी लोड उठाना है, काम करना है, और ऊपर से टेम्परेचर हाई है, हीट वेव लाइक कंडीशंस है, Yes. ह्यूमिडिटी हाई है, तो वो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी क्योंकि Exactly. वर्क आवर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। Exactly. तो उसको टैकल करने के लिए, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, हमें कुछ किस तरह से बिल्डिंग डिजाइन। अच्छा, बिल्डिंग डिजाइन अब क्या, देखिए पहले क्या होता था, हमारी बिल्डिंग जो दीवार थी बिल्डिंग की वो इतनी चौड़ी होती थी, Exactly. 3 या 4 ईंट की होती थी। Exactly. अभी सिंगल ईंट की दीवार बन रही है आज की डेट में। टोटली कॉन्क्रीट टोटली कॉन्क्रीट। और नहीं, पहले- कॉन्क्रीट के साथ साथ ग्लास, देखिए पहले ग्लास इतना ज्यादा नहीं था, अब आप Yes, देखिए yes. पूरी बिल्डिंग में ग्लास लगा है। Exactly. और ग्लास की क्या खासियत है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उससे एंटर कर लेता है, और इंटरेक्ट करने का तो वो लॉन्ग वेव बन जाता है, वो ग्लास से बाहर नहीं आ पाता है, दैट्स तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेम इफेक्ट होता है आपकी कार में, आपने नोट किया होगा, आप समर में जब अपनी कार पार्क करते हैं बाहर,
यस तो जब खोलते हैं सडनली तो देखते हैं Exactly, अवन gas बना chamber बन होता है, जाता तो है। वो सेम बिल्डिंग्स बन रही हैं क्योंकि अपने ग्लास, कौन ही आर्किटेक्ट है ये जो ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर ग्लास की बिल्डिंग बना रहा है। हिट आइलैंड्स, बॉम्बे इज गोइंग टू बी नाउ ए हिट इट्स आइलैंड। ऑलरेडी हीट आइलैंड, और वो हीट आइलैंड जो है ज्यादा बढ़ेगा। और उसमें भी मैंने कहा कि जो कुछ पॉकेट ऐसी हैं जहाँ की ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कंक्रीट है, वहाँ पे आपके इंट्रा अर्बन हीट आइलैंड होंगे। बहुत सारे आप इंडिया में सिटीज है लाइक दिल्ली, ग्रीनरी है जी। बॉम्बे में वो भी वो भी नहीं है, वो भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Exactly. जी जी एंड सिटी प्लानर्स, आपको क्या लगता है क्या ये अभी देयर आर टू इश्यूज, वन इज इंटरनल हीटिंग जी। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जी 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 सो ये दुहेरी इफेक्ट बॉम्बे के ऊपर हो रहा है जी। सो हाउ द सिटी प्लानर शुड नाउ थिंक। बिल्कुल सही। तो पहला तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल वार्मिंग से भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। Yes. और हमारा जो बिल्डिंग डिजाइन का फॉल्ट है, जो कॉन्क्रीटाइजेशन है, पॉपुलेशन है, सभी रूरल एरिया से सिटी में माइग्रेट, तो ये सब तो इस प्रॉब्लम को बढ़ा ही रहा है। Exactly. अब है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिटी प्लानर? Yeah. भाई सिटी प्लानर क्यों चाहते हैं कि सबके सब लोग आके मुंबई में ही रहें? क्यों नहीं सैटेलाइट सिटीज आप डेवलप किए? ठीक, Yes. शायद उन्होंने थोड़ी बहुत करी भी होंगी, पर वो सारी मिलकर आज एक मेगा सिटी बन चुकी है। Exactly. ओके, तो और दूसरा कि कौन उनको एडवाइस कर रहा है कि भाई बिल्डिंग के बीच में जैसे गैप होने चाहिए, क्यों इतनी नैरो स्ट्रीट में क्यों there are no rules. There are no rules. बिल्डिंग कितना डिस्टेंस होना चाहिए, there are rules नहीं है। समुद्र से कितनी दूर पे बिल्डिंग होना चाहिए, उसको कोई शायद रूल नहीं फॉलो कर रहा है। Exactly. अच्छा, बिल्डिंग कितने नैरो स्ट्रीट है तो उसमें कितनी ऊंची होनी चाहिए, कोई मान लीजिए अर्थक्वेक भी आ गया तो क्या करेंगे आप? वो भी एक इशू है। प्लस बिल्डिंग कोड कि आपको कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल का होना चाहिए, Yes, उसकी yes. भी कोई बात नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। Exactly. अब आप ब्रिटिशर्स की देख लीजिए, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग आप चर्च स्ट्रीट पे चले जाइए, Yes. वो सारी की दीवारें जो हैं Exactly. इतनी मोटी मोटी हैं, Exactly. आप उसके नीचे इधर दिन में भी खड़े हो जाएंगे तो यू फील कंफर्टेबल। एग्जैक्टली। करेक्ट। और उनकी छत भी उन्होंने कैसे बनाई है? स्लोपिंग। क्यों बनाई है? कि हैवी रेन होगा। So because of this climate change and heat waves, now the city planners must seriously think about नहीं, the दे हैव planning. ऑलरेडी ब्लंडर्ड, क्योंकि जो उन्होंने ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्शन किया था उसको क्यों नहीं फॉलो किया इन्होंने? Exactly. वो दैट वाज द राइट काइंड ऑफ कहते हैं So कंस्ट्रक्शन। cities are now planned by builders, not the city planners. यस, एब्सोल्युटली। बिल्डर का कंट्रोलर, और बिल्डर कौन है वो भी आपको मालूम है। Yes. उनके पीछे बिल्डर के पैसा किसका लग रहा है वो भी आपको मालूम है। Politicians, builders, they are hand in gloves and they are now ruining the cities. अच्छी बॉम्बे आपको जैसी शायद सिटी मालूम नहीं होगा कि आपका टाउन प्लानर कौन है और वो Exactly. क्या कर रहा है। Exactly. वो कहाँ लोगों को रोक रहा है गलत कंस्ट्रक्शन का? कहीं कोई रोक ही नहीं रहा कहीं पर भी। और ये दिस इज नॉट ओनली मुंबई, ऑल अक्रॉस इंडिया, हर सिटी का यही हाल है। व्हाट टाउन प्लानर इज डूइंग नोबडी नोस। Yes, और yes. बाई लॉस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और तो और Yes. क्या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं नहीं बन, वो भी देखना है। Yes. NGOs, दिल्ली cities, we have some NGOs. बॉम्बे में वो भी नहीं है जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। नेचुरली वी नीड एनजीओस, वी नीड प्रेशर ग्रुप्स Exactly. जो कि जाएं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई Exactly. बिल्डिंग डिजाइन क्या होना चाहिए। और ग्रीन लंग्स, Yes. वो ग्रीन लंग्स कहाँ कहाँ हमें बनाने हैं? हमें उसको स्पंज सिटी बनाना है। अब क्या होगा, आपका रन ऑफ जब पूरा कंक्रीट है, हैवी रेन होगा तो आपका इतनी तेजी से पानी बह के जा रहा है, और जो भी लो लाइंग एरिया वहाँ इकट्ठा हो जाएगा थोड़ी सी देर में, तो Exactly. वहाँ पे फ्लडिंग प्रॉब्लम आ जाएगा और Exactly. दिक्कत आ जाएगी। Exactly. ड्रेनेज सिस्टम का आपने ध्यान नहीं दिया, और जो Exactly. 100 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है आज भाई, आज आप जब उस समय कितने लोगों के लिए बनाया गया Yes. उससे So, what we largely observed at CSC, what we have done is we have taken 9 cities which are heat centers at this moment. There's a lot of heat is resonating, as well as there's a lot of population density in those. Right. So when we observed these cities, what we found is there's a climate change which has its role, but there's a lot of urban heat which is now becoming one of the very prominent factor, because this heat which is very urban has a lot of contribution coming because the way we design the city, the way we have materials in that, the way we really agglomerate them accordingly, because the layouts, the principles, whatever basic things which we now follow is getting disturbed. Because one of the very important factor is the new typology of construction which we have is gated community. Yes. Now gated communities do not have any governing much bylaws with them. Yeah. So what governs them? Like for example, which direction they should face and things like. So basically, they have multiple level of clearance. Among them, one of that is fire clearance. Under fire clearance, 6 meter is the minimum fire tender path movement, and maybe 1.5 is surroundings drains which is needed. So minimum distances between the structures is 9 meters. That is what we observed. Yeah. Now that 9 meter doesn't solve the problem. Your structure is 20 story or 40 story, and your distances between the building is now dropping down to 9 meter, 10 meters. Yeah. That leads to a lot of confusions. Confusions in the terms of microclimates, Yeah. because your wind is not moving,
right? Even though you have a good hardware, maybe you have a windows, but wind will not strike on that window, then how the thermal comfort will eventually walk into the structures are there. Yes. Light is there externally, but because your next door building is shading you, you will not be able to do that. If I remember when the Gujarat earthquake happened, many of the people in Anjar lost their life because the collapse of the building neighbor to them actually blocked the door of the next building. Yes. Now, this is the kind of development which we have now predominantly in our there is no gated planning as such. There are no laws. See, what happens is when it comes to bylaws, the individual buildings as well as your city administration, we do have a lot of you can say regulations, rules, etc. is there. But because this new typology is a very recent one, right? So the gated community. So they for example, when you talk about water supplies, sub-meters in the gated community doesn't exist, but Yes. meter exists in your house, which is individual, right? But in gated communities, just 1 point entry. Your electricity consumptions also, they are sub-metered, but eventually they are sub-metered. So that means whatever used to be a condition into individual buildings as well individual commercial buildings, now they are changing with the new typology of construction. We have to make the laws and structure also which adapts according to it, right? So that you have much more stricter requirements, right? So what should be distances between these buildings? What is microclimate which they need to work at? So we don't have any comfort standards as such, temperatural standard at what a structure is to be designed for. So what is happening is wrong materials. We moved from non-homogeneous material to homogeneous material, Total like concrete, not total concrete. Total concrete. So the concrete entry has been so quick and adverse, without even monitoring that this creates what kind of impact. We just replaced it. Now this replacement is very important because this replacement doesn't stay there and come and go away. No, it stays there for 70 years, 80 years there. Whatever transition which you have done today will live with you for next 70 years. So for example, when something which is going to live with you for 70 years, is better that you have little more research before making an attempt on it. So we quickly switched over it. Right. So during Corona, what we have seen is the penetration of materials of concrete structures has really aggravated to a great extent, and without any checks. Though it's costlier, the only thing which is governing this is speed of construction. So tell me one thing: there is corruption in it, So because the builders are ruling, and the conversion of land, construction, all this have cost, and political class is very much interested in making money. See, I won't say that there's a corruption. The only thing which we find is life cycle. So, for example, when you have a 3 years life cycle with a builder wants to make profit within that 3 years. Now, tomorrow, for example, if the life cycle of that particular structure is considered for 50 years or 30 years, then you understand that investments today will be life cycle for that is completely 50 years. But when it comes to builders, their life cycle is only for 3 years. They have to build it, sell it, and come out of it, right? Yes. Now, then they just look at the returns which are quicker for that 3 years for them, rather than looking at that there's somebody who's going to occupy for next 70 years. So Now, because when of this transition happens between builders and the actual user, so actual user is not involved when the construction is happening. He is only involved when the product is handed over to him. So his requirements are very poor. Neither he is educated on this to demand for the requirements which are much more conducive considering these kind of heat impacts which are there. So because of the climate change, global warming, and all these issues, should there be any pressure on the government, on the planning institutions, the various boards? See, for example, last year there were 39 days of extreme heat which were there. Yes. Now that is there in the recent memory of all the citizens across India, that we know that heat is something which has prominently been there. A lot of questions started coming in. Can I do something to improve this as a reality? Yeah. Right. So, but the questions have started coming in. Whether the correct answer started flowing, that is based on research which we do. Right. So that's where we at CSC we're trying to work on those research pieces so that we can communicate back to you that this is what you need to replace, do, and change. Right. So people needs to have a fair understanding. Whether I'm in a heat pocket, whether I'm in a bad heat pocket of the city. What about Bombay? Bombay is a island of heat. See, Heat island. of course it is, because it is a humidity also which is playing another role. So Yes. coastals are much more issues because there the heat is prolonging for more months as compared to Delhi like conditions, because your heat is not only because of the atmospheric heat, you also have a humidity which is playing an important role here. Now there the casualty becomes much more
casualty in Delhi may be lesser, because from heat you can safeguard yourself by going into shade, Yes. right? But humidity will not let you stack. And there are no trees in Bombay. No green cover. Yeah. So those elements, plus there is a huge amount of humidity is there. Today in the sessions, what we heard is that there is a change in the temperatures of the sea also. देखिए, हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण आज गर्मी भी बढ़ती जा रही है और उसके साथ एक और चीज़ हो रही है कि जो रात का जो टेम्परेचर है वो घटता नहीं जा रहा है। जब गर्मी बढ़ती थी, शहर के अंदर एक चीज़ होती थी कि दिन का और रात के टेम्परेचर में एक अंतर रहता था। रात को टेम्परेचर घटता था कुछ हद तक, और उसमें लोगों के जो शरीर को गर्मी से जो पूरी तरह से वो जूझते थे दिन भर, रात को थोड़ा सा समय मिलता था कि उन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो थोड़ी संभल जाए। अब क्या होता जा रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, मगर जिस तरह से हम शहरीकरण कर रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि रात का टेम्परेचर भी गिर रहा नहीं है। क्यों कह रही हूँ, ये मुंबई के संदर्भ में बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम शहरीकरण ऐसे कर रहे हैं जहाँ पर हम ज़्यादा कंक्रीट है, ज़्यादा सड़कें हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते हैं, हमारे जो हरे भरे जगह थे, पार्क्स थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तालाब, खुली जगह ख़त्म होती जा रही है, और उसके कारण जो रात का जो टेम्परेचर है वो घट रहा नहीं है। और इससे जो बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा, ये एक बहुत बुरी चीज़ है। और इसीलिए मुंबई को ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ेगा, कि किस तरह से अपनी बिल्डिंग बनाएं, किस तरह से शहरीकरण करें जिसमें खुली कुछ जगह बचा सकें, जिससे इतनी गर्मी, रात की गर्मी कुछ संभाल सकें लोग। और दूसरा बड़ा सवाल मुंबई के लिए रहेगा कि किस तरह से मुंबई अपने शहरीकरण का जो मॉडल है उसके अंदर बिल्डिंग बनाए, मगर ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसमें खाली एयर कंडीशनर से ही आपको कंफर्ट नहीं मिले, मगर आप किसी तरह से खिड़कियां खोल सकें, आप इंसुलेशन बेटर करें, और यही बड़ी चीजें मुंबई को अडॉप्ट करने की बहुत पॉलिटिशियन को सुधारना चाहिए। कौन? टाउन प्लानर्स टू इंजीनियर्स टू पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी हैज टू थिंक नाउ। देखिए राजू जी, ये सोच के रखिए कि जब मुंबई के अंदर अब बाढ़ आ चुकी हैं, ये बाढ़ क्यों आई हैं? ये बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि एक तरफ से तो जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा वर्षा पड़ रही है कम समय में, मगर दूसरी तरफ से ये भी है कि मुंबई का जो सारा ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है, खत्म हो गया है। मिट्टी के, जब आपको याद होगा, जब बाढ़ पड़ी आई थी पिछली बार, तब इतनी बात हुई थी कि मिट्टी साफ होगी, मिट्टी ड्रेनेज है, मिट्टी एक नदी है, नाला नहीं है, मगर क्या हुआ उस पूरे प्लान का? जो शहरीकरण हो रहा है, जो आधुनिकरण हो रहा है मुंबई का, बहुत अच्छा है, मगर कैसा वो शहर कैसा होगा जहां शहर के अंदर जब भी वर्षा आएगी कि लोगों के अंदर घर की तबाही होगी। तो मुझे लगता है पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर सबको समझना पड़ेगा कि आज की जो जरूरत है वो यही है कि हमें सोच समझ के और एक नई तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें शहरीकरण भी हो मगर लोगों को सांस लेने की भी साफ हवा मिले, पानी मिले, गार्बेज का डिस्पोजल हो, और साथ के साथ हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के समय में कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं कि गर्मी से कुछ, और ह्यूमिडिटी, और मैं एक चीज भूल गई कहना राजू, कि गर्मी ही चीज नहीं है, ह्यूमिडिटी सबसे बुरी है, जिसको हम ड्राई बल्ब कहते हैं, वेट बल्ब कहते हैं।
क्योंकि जो स्किन होता है, ह्यूमन स्किन होता है, वो ह्यूमन स्किन को ब्रीथ करने की जरूरत होती है। तो अगर आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मगर तभी भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितनी होती है जब टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि जो बॉडी वेंटिलेट करता है, अपनी जो बॉडी की जो सांस लेने की जो तरीके हैं वो नहीं कर पाता, और इसीलिए जो वेट बल्ब फिनोमेना कह रहे हैं और उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये सबसे बुरा होगा। तो वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत होगी और हवा की बहुत ज़रूरत होगी, और वो तभी होगी जब आप बिल्डिंग ऐसे बनाएंगे कि लोग घुट घुट के नहीं जिए, और शहर ऐसे बनाएंगे कि वो घुट घुट के मरे नहीं।